चलिए जी, अब हम करने जा रहे हैं 2020 फरवरी मार्च का। ठीक है, तो आज आप ही लोग करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जी। बेटा पहला क्वेश्चन है, ग्रुप टू मेटल्स फ्रॉम अल्कलाइन सोल्यूशन इन वाटर। ग्रुप टू मेटल्स फ्रॉम अल्कलाइन सोल्यूशन इन वाटर। राइट एन इक्वेशन फॉर द कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। लिखवाइए बेटा। कैल्शियम ऑक्साइड जी बेटा, CO। वाटर में इसका रिएक्शन लिखवाइए। आप लोग खुद लिखवाएंगे, ठीक है? बोलो बेटा। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करें, CaO को। ठीक है, CaO प्लस H2O। कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही आपने बोला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोलिए, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? जी सर, बैलेंस है। जी सर। बिल्कुल आपने कहा ये बैलेंस है, तो भाई बैलेंस है। कैल्शियम एक, लेकिन ऑक्सीजन के बैलेंस है। क्या बेटा दोबारा बोलना। नहीं ठीक। हाँ, सिर्फ इसके अंदर जो है वो आपने स्टेट सिंबल मांगे नहीं है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। आइडेंटिफाई द आयन दैट कॉजेस एन एक्वस सोल्यूशन टू बी अल्कलाइन। बताइए क्या चीज होती है जो अल्कलाइन? OH माइनस। OH माइनस, ये आ गया आयन। द टेबल शोज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सम ग्रुप टू मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है जी। एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑक्साइड डाउन द ग्रुप टू। बताइए बेटे क्या लिखेंगे, 2 नंबर का सवाल है। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है, 1 नंबर हो गया आपका। आगे सर रेडियस इज इंक्रीजिंग। न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेस। कैट आयन, देखिए आप अपने आप को चेक करें बेटा। अकेले करेंगे ना आप, मुझे बोलेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं टोटल ना। तो आप में से एक ने बोला डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है, तो मैं 1 नंबर इस पे दे देता हूं आपको। ठीक है, चलिए आपने लिखा है अजीम, एंटर कर दिया बेटे? ठीक है, जीते रहो, खुश रहो बेटा। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस आपने बोला, मैंने लिख दिया डिक्रीजेस। 1 नंबर हो गया। बताएं क्यों डिक्रीजेस? अगर केटायनिक रेडियस बढ़ रहा है तो फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एन आयन और केटायन वो कम होती जाती है। ठीक है, देखिए मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, साइज इंक्रीजेस। स्ट्रोंशियम +2, ऑक्सीजन का साइज तो कांस्टेंट है ना बेटा। कैट आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। तो बताइए ऑक्सीजन से अट्रैक्शन बढ़ेगी कम होगी? कम होगी। कम हो जाएगी। तो जब अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट ना बेटा, जी सर। है ना? ठीक है, अब आप लिखेंगे डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, कैट आयोनिक रेडियस increases, attraction between cation and oxide ion decreases, hence less energy
is required to overcome this attraction. लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए बेटे. एक तो सर मैं अगर आंसर काटना हो, लाइक अगर लगे कि हमने गलत लिख दिया और सारी लाइन ऑफ हमने काट दी, तो फिर हम नीचे ब्लैंक पेज पे लिख सकते हैं. वैसे तो नहीं लिखना चाहिए, लाइन के अंदर ही लिखना चाहिए. स्कैन होगा ना, बात वक्त ये होता है कि आपका जो है, लेकिन मैं आपको एक असूल बता रहा हूँ, आप ये याद रखें कि बस लाइन के नीचे नहीं लिखना, ठीक है? जितनी गिवन स्पेस है उसमें लिखेंगे. नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ. मैं कह रही हूँ कि अगर हमें सवाल पहले हमने कुछ समझाओ, लेकिन आखिर में होता है ना कि दोबारा पढ़ते तो बोलते हैं हमने गलत लिख दिया, तो फिर हम काटते हैं वो आंसर और नया लिखें, तो हम वो कहाँ लिखें? देखिए, ऐसा तो हमें कहीं भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, कि अगर काट दिया तो किसी रफ पेज पे लिख दें, ब्लैंक पेज पे लिख दें, ऐसा कुछ भी नहीं है. इसीलिए टाइम भी कम है, सोच समझ के लिखें. लेकिन अगर बिल्कुल ही हो गया गलती, अब क्या करें? अब यही है कि उस ऐसा लिखें कि स्कैन होने में आ जाए, वो जो स्कैन होने में आ जाए वो सही है. क्योंकि देखें, जब आप पेपर पढ़ते हैं, देखें क्या लिखा हुआ है साहब, देखें, राइट योर आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द स्पेस प्रोवाइडेड. आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर. बस ये है. कोशिश करें, आपको मालूम है, देखिए हर स्टूडेंट अपने बारे में जानता है. कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा छोटी बात को बड़ा करके लिख देते हैं, तो उनको चाहिए कि अपनी राइटिंग को छोटा रखें. चले आगे आ जाएं. अब ये कह रहा है ऑक्सीजन रिएक्ट रेडिली विद सम मेटल्स, बट ईच ग्रुप 2 मेटल रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू स्टार्ट द रिएक्शन विद ऑक्सीजन. सजेस्ट व्हाई स्ट्रॉन्ग हीटिंग इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस रिएक्शन. बच्चों वाला Higher सवाल है. Activation energy. Higher activation energy. हायर एक्टिवेशन एनर्जी. जब भी स्टार्ट की बात हो ना, तो आप ये कहेंगे कि जो रिएक्शन है उसकी एनर्जी एक्टिवेशन हाई है, इसीलिए हीट ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है? तो आप लिखेंगे टू ओवरकम हाई एक्टिवेशन एनर्जी. टू ओवरकम हाई एक्टिवेशन एनर्जी. टू ओवरकम हाई एक्टिवेशन एनर्जी. Beryllium oxide react with hydrochloric acid to form molecule of beryllium chloride. Reduce the bond angle in beryllium chloride. बताइए beryllium कौन से ग्रुप में है? बेटा ग्रुप 2 में है ना? जी. ये आ गया ग्रुप 2. क्लोरीन के अंदर है 7 इलेक्ट्रॉन. ग्रुप 2 में होने की वजह से ये 2 बॉन्ड बना सकता है. तो बताइए कितना एंगल बन रहा है इसका? 180. 180 डिग्री. चाहे ऐसे कर लें, चाहे ऐसे बना लें, अपने पास बनाना जरूरी नहीं था. 180 डिग्री समझाना मकसद था आपको. चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा. Unlike the other oxides of group 2 metal, beryllium oxide is amphoteric. बताइए एम्फोटेरिक का क्या मतलब होता है बेटा? So react with acid as well as base. ठीक है मेरा बेटा, रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस. ठीक है बेटा, रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस. चलिए रिएक्ट विथ बोथ लिखते हैं, रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रिलियम ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड आर सिमिलर. ये देखिए कल भी हमने ये किया था ऐसे ही. ये प्रोडक्शन दे दी है इसने, ये प्रोडक्ट है,
इन दो का रिएक्टेंट है, रिएक्शन है। तो भाई आपने क्या लिखा, बेरिलियम ऑक्साइड प्लस OH माइनस। बताइए, मैंने आपको क्या बताया था कि एम्फोटेरिक के लिए एक चीज और लिखते हैं, एक रिएक्टेंट, वो क्या है? वाटर। वाटर। बेटा प्लीज मेरे से सीखना ये। बताइए राइट साइड पे कितना माइनस चार्ज है? दो उधर भी होना चाहिए। तो 2 OH होने चाहिए। बताइए राइट साइड पे कितने हाइड्रोजन है? 4। 4। तो इस साइड पे भी 4 होने चाहिए, तो 4 है। बताइए ऑक्सीजन कितने हैं राइट साइड पे? 4। 4। इधर भी 4 है, इक्वेशन बैलेंस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टेट 2 फीचर्स ऑफ अ रिएक्शन दैट इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टेट 2 फीचर्स ऑफ अ रिएक्शन दैट इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बताइए पहला क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड Reaction is equal to rate of backward reaction. ठीक है, दूसरा बताइए। Closed system. क्लोज सिस्टम। तो सर क्लोज क्लोज सिस्टम एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन फिक्स्ड रेशियो, ये दोनों नहीं लिख सकते? आप ये लिख सकते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज फिक्स्ड। आप ये भी लिख सकते हैं। रेशियो बोल सकते हैं? क्या चीज बेटा? फिक्स्ड रेशियो बोल सकते हैं? फिक्स्ड रेशियो, हाँ फिक्स्ड रेशियो भी लिख सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड रेशियो का मतलब ये हो रहा है, मतलब ये लग रहा है कि अगर वो 2 है और ये 4 है, तो ये फिक्स्ड रेशियो का मतलब ये कि 2 4 हो जाएगा, 4 8 भी हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं होता। कंसंट्रेशन फिक्स होती है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. रेशियो कलर सही नहीं होगा। क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम। नंबर 3, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, अब देखिए, अब जैसे मैंने ये लिखा, मेरा नहीं आ रहा, तो अब मैं क्या करूंगा? इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सर तो ऐसे तो जब हम एंड लिखते हैं ना सिंबल वाला, वो भी अलाउड होना चाहिए। क्या बेटा? तो जब एंड लिखते हैं ना सिंबल वाला, तो फिर वो भी हाँ, अलाउड होना चाहिए। देखिए कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कि समझ में आना चाहिए, जो आंसर है ना, आंसर वो आपका क्लियर होना चाहिए। सही। सर डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशंस भी कांस्टेंट रहता है ना? जी जी, ये मैंने अभी बताया ना आपको, वो सेम सेम नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट रहता है, वो भी लिख सकते हैं। चलिए जी, अब आपको न्यूमेरिकल एक आया हुआ है केपी का, ठीक है। पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, ये कह रहा है कि अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा। आपने इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। आपके पास क्लोरीन दे रहा है ये, और ऑक्सीजन। सिर्फ गैशियस उतारेंगे बेटा, गैशियस। और ऑक्सीजन 1:2 का रेशियो है। देखिए केपी का क्वेश्चन मैं कितने मजे से सॉल्व कर दूंगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा बेटा, सीखिएगा। ये मुश्किल तरीन क्वेश्चन है केपी का। इधर इक्वेशन कहाँ पर? हाँ, ऊपर लिखी हुई इक्वेशन ये रही। सिर्फ गैशियस उतारेंगे बेटे। इनिशियल अमाउंट, अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट प्रोड्यूस्ड, इक्विलिब्रियम अमाउंट। बेटा बताइए, क्या आपको इसने इनिशियल अमाउंट दी हुई है? क्लोरीन की दी हुई है, लाइक अगर हम 1 ले लें उसको। अच्छा जी, अब आपकी मर्जी है, इसे 1 ले लें, चाहे इसको आप 100 ले लें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था अमाउंट रिएक्टेड में प्रोडक्ट को कैंसिल करें।
अमाउंट प्रोड्यूस में रिएक्टेंट को कैंसिल करें। क्या यहां तक मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी सर। अच्छा जी, अब आप इसको ले ले 100, इसको ले लें कुछ नहीं, तो 70% ऑफ द इमिशन हैज रिएक्टेड, तो 70% रिएक्टेड। तो बताइए कितना बचेगा, इसको माइनस करेंगे 30 30। बताइए रेशो कितना है क्लोरीन और ऑक्सीजन का? 2:1. 1 2:1। तो अगर अमाउंट रिएक्टेड 70 है तो प्रोड्यूस कितना होगा? 15। 70 का आधा होगा ना बेटा? सर 35 35 सॉरी। 35 हो जाएगा। बोलो यहां तक आप सबको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर. जी सर। जब भी देखें, ये कई दफा ऐसे सवाल आया हुआ है और ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है पार्शियल प्रेशर वाला। तो ये आपने करा स्टेप 1। अब आ जाइए स्टेप 2। स्टेप 2 में आपने निकालने टोटल मोल। स्टेप 2 टोटल मोल। तो बताइए कितने टोटल मोल हो रहे हैं? 30 प्लस 35, 65 मोल हो रहे हैं। सर 35 प्लस सर. अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए, दोबारा सुनिएगा, अच्छी तरह समझिएगा बेटा। यहाँ रेशो 2:1 का है ना बेटा? जी सर. अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2A, तो यहाँ मुझे A लिखना पड़ेगा ना? जी सर, अब समझ आया. अगर सही है बेटे, अगर मैं वैसे जिसको समझ में नहीं आया, अगर मैं यहाँ A लिखूंगा तो यहाँ 0.5A लिखना पड़ेगा। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 70 इज 35। चलिए बेटा, अब आपने पार्शियल प्रेशर निकालना है स्टेप 3 में। पार्शियल प्रेशर आपने निकालना होगा PO2। ऑक्सीजन के मोल है 35, इसके मोल है 65। प्रेशर दिया हुआ है 1 × 10⁵ बोले बेटा कितना होगा? सर 53 53 846.2। 846.2। अच्छा जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन निकालो बेटा। क्लोरीन इज 30 डिवाइड बाय 65 into 1 into 10⁵ 461 हाँ बेटा 46 153.8। 153.8। चलिए अब हम अगला स्टेप करेंगे केपी का फॉर्मूला। केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 53846.2, नीचे है 46153.8 पावर 2। बोले बेटा क्या आएगा? 2.53 एक्सपोनेंट -5। 2.53 एक्सपोनेंट -5। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर दिया, बिल्कुल सही है। अच्छा, पास्कल ऊपर आ गया, पास्कल स्क्वायर ऊपर नीचे आ गया, पास्कल इनवर्स यूनिट हो गई। बोले बेटा बात समझ आ गई है? सर बोले बेटे। सर अगर क्या कहते हैं इनिशियल अमाउंट नहीं गिवन है किसी की तो हम उसको जीरो ही अज्यूम करते हैं ना? हाँ ये देखे मैंने यहाँ 0 ही लिखा है। हमेशा ऐसा ही होगा ना? हमेशा ऐसे ही होगा, इनिशियल सही है, अमाउंट 0 होगी अगर नहीं दी हुई है।
सही। ये ध्यान में रखना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर कभी भी माइनस में आंसर आ रहा हो ना तो उसको नेग्लेक्ट कर देना। अगर तुम्हें नेग्लेक्ट करने में डर लग रहा है तो उस इक्वेशन को अगर उल्टा लिख दोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। सर अगर माइनस में आए तो हम उसको रेसिप्रोकल नहीं कर सकते वैसे तो फिर वो नहीं दूसरा- देखें मैं यही तो कह रहा हूँ, या तो आप इक्वेशन को रिवर्स करने, इसको इधर, लेकिन अगर आपका माइनस में आ रहा है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है यहाँ माइनस में वैल्यू लिखे, वही करें सारा मैथ्स जैसा करते हैं ना, सिंपल मैथ्स का कर लें आप, कोई नई चीज करने की जरूरत ही नहीं है। माइनस में आ रहा है तो उसको माइनस ही हैंडल करें। जी सर सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जी है, जी में मैग्नीशियम पर ऑक्साइड इज मेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, डिड्यूस द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन द पर ऑक्साइड आयन। ठीक है, अच्छा जी, पर ऑक्साइड आयन में आपको मालूम होना चाहिए कि कितना होता है मैग्नीशियम पर ऑक्साइड से हम करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम O2। ठीक है, तो मैग्नीशियम +2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू -1। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? जी सर। -1 कल भी हमने क्लियर किया था, उसमें इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन आई थी। बोले क्या डेफिनेशन लिखेंगे? Selfie change in 1 mole of substance is formed from its elements in their standard state. शाबाश शाबाश शाबाश। इंथैल्पी चेंज when 1 mole of a compound is formed, ये 1 मार्क हो गया। नंबर 2, from its element in their standard state under standard conditions। स्टैंडर्ड गलत इस लिखा हुआ है सवाल में, नहीं। तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब आपसे कह रहा है यूज द डेटा गिवन टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgO2। तो फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा H फॉर्मेशन इज इक्वल टू समीशन H प्रोडक्ट माइनस समीशन H रिएक्टेंट। तो अब देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपको दी हुई है सर ये हेस साइकिल से नहीं होगा? बेटा, हेसे साइकिल से भी हो सकता है, तो क्योंकि इसने कहा ही नहीं है और मार्क्स भी 2 हैं तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। अगर आप बोलेंगे मैं हेसे साइकिल से सॉल्व करवा देता हूँ। सर ये कोई क्या कहते हैं फॉर्मूला होता है, लाइक कंबशन का अलग होता है और फॉर्मेशन का अलग होता है? हाँ बेटा, याद रख लेना, अगर कंबशन है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, इसके अलावा जितनी भी इंथैल्पीज हैं उसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। फिर कंबशन का प्लीज रिपीट करेंगे? बेटा मैंने कहा कंबशन हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, इसके अलावा जितनी भी एंथैल्पीज हैं उसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है। सॉरी। चलिए इसमें आ जाएगा MgO2, इसको निकालना है MgO2। ठीक है, प्लस H2O माइनस MgO प्लस H2O2। चले MgO2 कितना है वही निकालना है सर। निकालना है बेटे। H2O कितना है -286 है ना? -286 क्या एक वाटर है? जी हाँ, एक ही वाटर, सब एक ही है। माइनस मैग्नीशियम ऑक्साइड -602
H2O2 minus 188, डेल्टा HF minus 96। बताइए बेटा क्या आंसर आएगा? बोलो बेटा क्या आंसर आएगा? -224 माइनस, 600 दोबारा बोलिएगा, माइनस 600 आ रहा है। 600 माइनस 600 किलो जूल पर मोल, माइनस 600 किलो जूल पर मोल। सर एक मिनट ऊपर कीजिएगा। जी बेटे। सर जब आप नहीं, मैं बस पूछ रही, अच्छा सही है, नहीं सही है। सही है बेटे। नहीं मैं पूछ रही थी वो -96 जब हम दूसरी साइड लेके जाते हैं तो हम उसको प्लस कर देते हैं ना? या हाँ तो बेटा, मैं लेकिन मैंने क्या किया है, गौर से देखिएगा कि मैंने इसको इधर लेके गया हूँ, इसको भी इधर लेके गया हूँ, इसको भी इधर लेके गया हूँ। अच्छा आप दूसरी साइड लेके गए हैं, सही है। ठीक है, चलो मेरा बेटा आगे चलते हैं। अब अगला है मैग्नीशियम पर ऑक्साइड डिकम्पोजेस स्लोली टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बेटे, मेरे ख्याल में जो मेरे आंसर आ नहीं रहे ना इसमें, तो ये डाउनलोड में मसला हुआ है इसके ना, क्योंकि नीचे पापा कैम्ब्रिज भी लिखा हुआ आ गया, इसलिए लाइंस का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। चलिए अगला सवाल है बेटे। अब आपके पास आंसर आ गया जो ऊपर आपने किया है ना, तो अब वो आपसे कह रहा है यूज योर आंसर टू G3 एंड द डेटा इन द टेबल टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का निकालना है, बोलो कैसे करेंगे? सर वही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। शाबाश शाबाश शाबाश। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H रिएक्टेंट। तो मैग्नीशियम प्रोडक्ट क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और तो हाफ ऑक्सीजन। बेटा कितना था मैग्नीशियम ऑक्साइड? -600 -602। बेटा ऑक्सीजन की भी होगी कोई एंथैल्पी फॉर्मेशन? सर वही निकाल या गिवन है, पता नहीं। बेटा ऑक्सीजन तो फॉर्मेशन 0 होगी ना? क्योंकि वो एलिमेंट है उससे। क्योंकि वो एलिमेंट है ना, इसलिए वो तो 0 है, तो अल्लाह ने बनाया, हम कैसे बना सकते हैं? शहरोज बेटा बात समझ आ रही है? जी जी सर, आ गई याद। अगर डाउट हो तो हम एलिमेंट भी पेपर में नहीं है। साइकिल में आराम से कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिएगा। कह रही हूँ जैसे कि अगर इसमें डाउट आ रहा हो कि पता नहीं चल रहा हो, कंफर्म नहीं हो, तो ऐसे साइकिल से हम कर सकते हैं ना आराम से। हाँ ऐसे साइकिल से भी कर सकते हैं, एक नंबर का सवाल है। ऐसे साइकिल बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। सर किसी भी एलिमेंट का नहीं होगा। किसी भी एलिमेंट का न्यू, आयरन 0, सल्फर S8 भी 0 है, P4 भी 0 है, याद रख लेना ये बात। ठीक फ्री है स्टेट में 0 होगा। सिर्फ फॉर्मेशन ना सर, और कुछ तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, फॉर्मेशन की बात हो रही है खाली, जो एलिमेंट है वो 0 है। अच्छा जी बताइए सर MgO2 कितना कंबशन था? और बाकी चीजों में होगा फिर, अगर एलिमेंट है। बेटा कंबशन तो हर चीज की हो सकती है ना। सही है सर। आप खुद मुझे बताएं ना, आप लकड़ी को जलाएंगे, लोहे को जलाएं, वो जल जाएगा, अगर वो जल गया तो फिर तो कंबशन तो होगा हर सूरत में ना। अच्छा बताइए MgO2 दिया हुआ है, कितना MgO2? हमने सर निकाला है ना निकाला सर, तो -600। -600। MgO2 निकालना है हमने, या ये -600 है? -600 आ गया। बताइए कितना आएगा? -2 माइनस 2 2 -2 -2 -2 किलो जूल पर मोल इज द आंसर। पहला क्वेश्चन खत्म हुआ है। मेरे ख्याल में ये कभी कभी कम आते हैं, कभी कभी ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। कल भी हमने किया था, 3 क्वेश्चन थे। बताइए डिस्क्राइब द ट्रेंड इन द कलर ऑफ द ग्रुप 17 एलिमेंट डाउन द ग्रुप। गेट बताइए। स्टार्टेड।
darker होता है सर। Color gets darker down the group. डार्कर डाउन द ग्रुप, बिल्कुल सही है, डार्कर डाउन द ग्रुप। बेटा बता सकते हैं कि एलिमेंट का पूछ रहा है ना, तो क्लोरीन कैसे आपने कहा डार्कर, क्लोरीन का कलर कैसा होता है बेटा? ग्रीन येलो। ग्रीन येलो, ये कहा है ना आपने, ग्रीन येलो। जी सर। ब्रोमीन का कलर क्या होता है? Reddish Red brown. रेडिश ब्राउन। आयोडीन किस कैसा होता है बेटा? Black solid and purple vapor. ब्लैक होता है सॉलिड में, डार्क पर्पल होता है सॉलिड में, और आयोडीन पानी के अंदर होता है तो ब्राउन होता है, और आयोडीन वेपर में होता है तो बिल्कुल पर्पल जैसा होता है, सॉलिड में ब्लैक होता है, ठीक है। तो एसिड शाइनी ब्लैक, तो डाउन द डार्कर डाउन द ग्रुप सही आंसर है। चलिए अगला है, डिस्क्राइब द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 17 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताएं। रेस्ट इन डिक्रीज पीस। होती है ना ओपी। Sir, OPD, oxide power decrease. ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस, ओपीडी, बिल्कुल सही है, ओपीडी, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस। सो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस। सर ये ओपीडी हर डाउन द ग्रुप के लिए होता है या कोई स्पेसिफिक? सिर्फ ग्रुप 17 की बात हुई है बेटे, ठीक है सर। ग्रुप 17 एलिमेंट की बात हुई है, ठीक है। इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, अगर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो रिड्यूसिंग पावर होती है, और वो इंक्रीज होती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट है, हाँ, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। बात समझ आ रही है? जी सर। ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस, बस मेरे ख्याल में ये भी सही है, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप। अब ये कह रहा है बेटा, टिन क्लोराइड इज अ कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर दैट रिएक्ट विग्रोसली विद वाटर टू फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन। सजेस्ट द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग शोन बाय टिन क्लोराइड। बताइए टिन कौन से ग्रुप में है? क्या ये 14। ट्रांजिशन है 14 में? तो फिर को कोवेलेंट होना चाहिए इसको, Yes sir. Sir, simple ठीक है। molecular होगा ना structure? जी बिल्कुल, टिन जो है वो सिंपल मॉलिक्यूलर होगा। इसने पूछा स्ट्रक्चर बताओ और बॉन्डिंग पूछा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में आप लिखेंगे, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में सिंपल मॉलिक्यूलर, सिंपल मॉलिक्यूलर, इसका कोई कुछ लिखा हुआ है ऊपर, सिंपल मॉलिक्यूलर, कोई निशानी? लो मेल्टिंग पॉइंट है ना लो मेल्टिंग पॉइंट का लिखा है? पर लिखा सर नहीं है कि लिक्विड है रूम रिएक्ट कर रहा है ना? टेम्परेचर। क्या दोबारा बोलना, क्या कह रहा हूँ? लिखा तो नहीं है? लिक्विड लिखा हुआ है। लेकिन रूम टेम्परेचर पर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। क्लोरीन रिएक्ट विद हॉट टिन मेटल टू फॉर्म टिन क्लोराइड, ठीक है। कलर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। That react vigorously with water to form an acidic solution. Simple molecular, low melting point. Because low melting point. Because low melting point. बेटा बताइए बॉन्डिंग क्या होगी इसकी? Covalent. हाइड्रोलाइज
react कर रहा बॉन्डिंग था। रिएक्ट कर रहा है, बिल्कुल सही है। बॉन्डिंग कोवेलेंट बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ वाटर। लिख लिया, एसिडिक सोल्यूशन बना रहे हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है जिसका है व्हाट इज सीन व्हेन डाइल्यूट सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू NaBr। आपको याद होगा कि हमने हैलोजन के टेस्ट किए थे। 2 नंबर सर बाय क्रीम एक्वस अमोनिया। ग्रीन पीपीटी। क्रीम पीपीटी लिखने पे आपको 1 नंबर मिलेगा। partially soluble in NH3। बिल्कुल सही है बेटा, शाबाश। ग्रीन पीपीटी, ग्रीन ग्रीन लिख दिया मैंने। क्रीम पीपीटी, अल्लाह माफ करे भाई। क्रीम पीपीटी dissolves in aqueous partially ammonia। dissolved ना। शाबाश, बाकी सारे सो रहे हैं। क्या बात है शहरोज, क्या हो गया बेटा? सर मैं बोलने वाला था, फिर मैंने कहा क्या पता सही लिखा हुआ आपने। पार्शियली डिसॉल्व। सर डाइल्यूट लिखेंगे अमोनिया में। सर डाइल्यूट एक्वस अमोनिया में पार्शियली होता है लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड में फुली सॉल्युबल होता है ना। देखिए हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है ना, तो हमने यही पढ़ा है कि ये पार्शियली डिसॉल्व होता है, ठीक है। हमने कहीं ये नहीं पढ़ा कि वैसे भी एक्वस अमोनिया में डालते हैं, ठीक है। अगर आप कंसंट्रेट डालेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर हीट करेंगे तो भी डिसॉल्व हो जाएगा, पीपीटी है ना। लेकिन आयोडाइड का बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होगा सर हम सर तो मेंशन कर मतलब दें तो मसला नहीं। बेटा। हमारे पास देखिए अमोनिया तो होती ही एक्वस है ना, यानी हमने जब भी लैब में इस्तेमाल की एक्वस अमोनिया इस्तेमाल की है। कंसंट्रेटेड अमोनिया डालना तो बेवकूफी है ना। तो वो तो ठीक फिर है। आप ब्रोमाइड और फिर देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन में डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते आप बता डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? इसलिए एक्वस अमोनिया डाला जाता है, ठीक है। सर लेकिन अगर जैसे एमसीक्यू में एक हमारे मॉक के अंदर भी आया था, तो अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड बोले तो फिर हम बोलेंगे सॉल्युबल है। तो देखना ये पड़ेगा कि फिर तो वो अगर वो कह रहा है कि ब्रोमाइड है, ठीक है, तो फिर आप कैसे सॉल्युबल लिख सकते हैं? तो इवन कॉन्सेंट्रेटेड में हम सॉल्युबल नहीं लिखते नहीं देखिए एमसीक्यू के हिसाब से। देखिए मेरी बात सुनिए ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि आयन डिस्टिंग्विश करें, ठीक है, डिस्टिंग्विश करें, तो मैं वहां उसमें एक्वस ही डालूंगा ना। अगर मैंने कंसंट्रेटेड अमोनिया डाल दिया फिर तो डिस्टिंग्विश ही नहीं हो सकेगा। तो ऐसा बेतुका सवाल वो पूछेगा भी नहीं ना। अगर वो कह रहा है कि अमोनिया डालने से डिसॉल्व हो रहा है, आयन बताओ, तो सवाल ही गलत है, सही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म HCl एंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द रेशियो ऑफ कंसंट्रेटेड H2। ये हमने किया हुआ है, ये वही है सिंगल स्टेप टू स्टेप। बताइए NaCl डालेंगे यानी क्लोराइड आयन, तो क्या वो सिंगल स्टेप है या टू स्टेप है? तो हम एक काम करते हैं समझाने के लिए, यहाँ लिखते हैं H2SO4 प्लस NaCl। इधर लिखते हैं H2SO4 प्लस सोडियम आयोडाइड। चलिए मेरा बच्चा पहला बताइए, पहले रिएक्शन में क्या लिखेंगे हम? NaCl H2SO4। NaHSO4 और HCl। देखिए पहले में ये है कि H2SO4 जो पहला रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप है, ठीक है, जबकि दूसरा वाला टू स्टेप है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। नंबर टू स्टेप रिएक्शन। बताइए पहले स्टेप में H2SO4 क्या होता है? एसिड बेस एसिड एसिड होता है। ठीक है, तो H2SO4
act as an acid. यहां क्या लिखेंगे? H2SO4 act as oxidizing agent and acid. Oxidizing agent and acid. बोलो बेटा, बात समझ आ रही है? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है? प्रोडक्ट बता दिए। प्रोडक्ट क्या बनेंगे पहले वाले रिएक्शन में? NaHSO4H2. ठीक है बेटा, NaHSO4 and CL. HCl are products. जबकि सर इधर ये क्या तो सिर्फ लिखेंगे? सवाल में लिखा हुआ है। क्या कह रहे हो? जिसमें सवाल में लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट फॉर्म एग्जाम या आंसर में लिखा है। नहीं, आपको तो याद होना चाहिए ना, डिफरेंस पूछा है तो 3 डिफरेंस तो याद करने होंगे आपको। तीसरा है NaHSO4 प्लस H2S प्लस आयोडीन। और कुछ है बेटा? पानी भी होता है ना सर? प्लस वाटर आर प्रोडक्ट। ये आपने इसका डिफरेंस लिखा है। अब ये कह रहे डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड HBr HI। बताइए क्या होगा डाउन द ग्रुप? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज या डिक्रीज? पहले बताइए इनमें बॉन्डिंग कौन सी है? इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग कौन सी है? बताइए, परमानेंट डाइपोल है या वंडरवॉल है? Induced dipole. इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल मैंने कहा सर था परमानेंट डाइपोल है ना? बेटा, मैंने मैं अभी किसके लिए पूछ रहा हूँ? अजीम मैंने ये बार बार कहा था कि HCl HBr इन सब में परमानेंट डाइपोल नहीं लिखते, इसमें वंडरवॉल लिखते हैं। ये खाली एक्सेप्शन है आपका। सर लेकिन HCl में वैसे तो परमानेंट डाइपोल होती है ना? जी बेटा होती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। आप में जब भी ये सवाल पूछा गया है ना, उसमें आपसे यही बोला गया है कि क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपने इसमें जो है ना वंडरवॉल से ही बताना है, ठीक है? सर लिखेंगे तो वही वेंडरवॉल वगैरह ही, लेकिन होती इसके अंदर परमानेंट होती है, डाइपोल ही है ना? बिल्कुल होती है। वो हम जब MCQ करेंगे ना, उसमें हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। पेपर 2 के अंदर आपने क्या लिखना है? जब भी HI HBr HI आ जाए तो आपने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में जब भी आ जाए आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है। बताइए डाउन द ट्रेंड, पहले लिखेंगे ट्रेंड। बताइए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप या डिक्रीज होगा? Decrease होगा. Increase. तो आप लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बताइए क्यों? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं. बिल्कुल वंडरवॉल सही है, फोर्सेस इंक्रीज हो रही है. बिल्कुल सही है बेटा। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। इसके होते हैं 17 और एक 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। 35 इसके होते हैं 36 इलेक्ट्रॉन। आयोडीन के कितने होते हैं बेटा? आयोडीन में 53. 54 इलेक्ट्रॉन। 53 से. अच्छा, इलेक्ट्रॉन 50, हाइड्रोजन मिला लिया आपने? अच्छा सॉरी हाइड्रोजन नहीं मिलाया था. सॉरी. सही है मेरा बेटा, 54 इलेक्ट्रॉन। तो भाई डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। जहां खाली नंबर नहीं मिलेगा तो एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस वैन डर वाल इंक्रीज। एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस
as number of electron increases, van der Waal ब्रैकेट में लिखेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर अगर हम वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखते हैं और फिर जगह हो तो हम इंस्टेंटेनियस डायपोल, क्योंकि वो कभी कभार वंडर वॉल नहीं लिखता, इंस्टेंटेनियस डायपोल लिख रहा होता है। एक ही चीज है, इसी चीज से बचाने के लिए तो मैंने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखवा रहा हूँ। अगर जगह हो तो आप वो लिखते हैं इंस्टेंटेनियस। ठीक है सर। देखिए इसके कई नाम है ना, ऐसे थोड़ी कि वो गलत हो जाएगा। अगर मैं आपको अभी मैं आपको यहाँ इंस्टेंटेनियस लिखवाऊंगा, मार्किंग स्कीम में देखेंगे इंस्टेंटेनियस नहीं होगा तो फिर नंबर कट जाएंगे आपके। ऐसा थोड़ी होता है। बात समझ आ रही है? एक ही नाम है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HBrH। बड़ा बेहतरीन ईयर है यार। देखें आप, बताइए बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? सर तो वंडर वॉल ऊपर इंक्रीज नहीं होगी? तो मैंने क्या डिक्रीज लिख दिया बेटा? चेक करो। जी सर, आपने डिक्रीज लिख दिया है शायद। सर इसको बॉन्ड एनर्जी में लिखेंगे ना, थर्मल स्टेबिलिटी वाला। एक मिनट रुकना। वाह शिवानी, क्या बात है तुम्हारी, माशाल्लाह। हाँ दोबारा बोल रहे बेटा, क्या कह रहे हो? क्या तुम दोबारा बोलो शादिल। सर जो थर्मल स्टेबिलिटी वाला है इसको हम इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह में लिखेंगे ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है। देखो कुछ अपनी ना एक शॉर्ट कॉपी बना लो, उसमें ना सब DI वगैरह लिखते रहो कि भाई थर्मल स्टेबिलिटी का ताल्लुक या वेंडर वॉल से, नहीं बॉन्ड लेंथ से। ठीक है, रिएक्टिविटी का ताल्लुक किससे? बॉन्ड लेंथ से। जितनी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती जाएगी वो रिएक्टिव होता जाएगा। डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ छोटी होती है। तो बताइए डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डिक्रीजेस? इंक्रीजेस। डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा क्योंकि अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो कोवलेंट बॉन्ड वीकर होगा, तो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। जी मिस, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बेहतरीन, शाबाश। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी, शाबाश। दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने आज बेटा। इतनी खुशी हो रही है सबकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा नहीं कि मेहनत जाया हो रही है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जैसे करीब आ रहे पेपर तो आप लोग आंसर बहुत फर्क आ गया माशाल्लाह, जबरदस्त। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी, क्या इंक्रीज लिखूं डिक्रीज लिखूं? डिक्रीजेस, शाबाश। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, बताएं क्या लिखूं? As bond length increases and bonds Down the group bond length increases, and as bond length increases, the covalent bond weakens. बिल्कुल सही है भाई। And less energy is required to break the मिस bond. आप मिस छा गई, आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, शाबाश। डाउन द ग्रुप bond length increases, bond length increases, bond become weak, shabash, bond become weak, less energy is required to break the bond। ठीक है, इसको कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आपको समझाने के लिए लाइन को ज्यादा एक्सीड कर दिया। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की डेफिनेशन सुनाए, कोई सुना सकता है? बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। चले शाबाश, गलत हो कोई मसला नहीं, बोले। सर बॉन्ड ब्रोक करने की एनर्जी, समथिंग लाइक दैट। हाँ बिल्कुल सही बोला है। and then जैसे होती है ना, जैसे कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कुछ इस तरह 1 से मोल bond ऑफ अ energy कोवलेंट बॉन्ड
एक आगे और एक जुमला बोलेंगे, In बिल्कुल its सही बोला। gaseous state, गैशियस स्टेट, वाह 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 वाह। गैशियस स्टेट में बॉन्ड टूटना चाहिए। ये देखिए लुकास रिएजेंट मैंने आपको करवाया था, आपको याद है ना, टर्बिडिटी चेक करते हैं आप। अगर जिंक क्लोराइड और HCl डाला आपने और टर्बिडिटी फौरन आ गई तो 3rd डिग्री, 5 मिनट बाद आई तो 2nd डिग्री, 1st डिग्री में आएगी नहीं। ऐसे ही है ना बेटा? ऐसे ही पढ़ाया था ना लुकास टेस्ट? अबे बोलो ना यार, है ना? ऐसे ही था ना? जी सर। चलो अब एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द होमोजीनियस। बताइए होमोजीनियस When का क्या catalysis मतलब होगा? is in the same state ठीक हो गया, as a शाबाश reactant शाबाश। कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट are in the same state. are in the same state. चलो जी, pentane 3-ol reacts slowly with HCl to form secondary halogen alkane. Complete the equation for this reaction using structural formula. बताइए इसमें जब HCl डालेंगे तो क्या होगा? OH को replace तो करेगा। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते OH की अरे जगह Cl आ जाएगा। वाह 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 मेरे बच्चों, वाह। C2H5 CH, OH की जगह तुम लोग कह रहे हो Cl लिखो, C2H5। सर इसमें वाटर भी बनेगा ना? इसमें वाटर भी बन जाएगा, है। शाबाश शाबाश। ये OH, ये OH इस H के साथ वाटर बना लेगा, बिल्कुल सही है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। The fastest reaction shown by Lucas reagent is with the tertiary alcohol. Draw the structure of the tertiary alcohol that is an isomer of pentane 3-ol. पेंटेन 3-ol का आइसोमर बनाना है, ठीक है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर। जब भी स्ट्रक्चर होता है तो मैं लाइन और स्ट्रक्चर की बीच की चीज बनाता हूं, ठीक है? पेंटेन 3-ol बताएं, टर्शियरी होना चाहिए। टर्शियरी का मतलब देखिए मैं यूं बनाऊंगा, ठीक है? अब बताइए कितने कार्बन मिसिंग है? सर एक कार्बन मिसिंग है। एक कार्बन मिसिंग है, तो कहीं पर भी लगा दिए, राइट पे लगा दिए, लेफ्ट पे लगा दिए, आपकी मर्जी है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। तो अब हम क्या करते हैं, इधर लगा लेते हैं भाई, CH3 CH2 CH3 CH3। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर हम डिस्प्लेट भी बना सकते हैं ना, या फिर कुछ भी? देखिए स्ट्रक्चर लिखा है ना, तो आप खोल के भी बना सकते हैं, बिल्कुल डिस्प्ले भी बना सकते हैं। लेकिन देखिए इसने डिस्प्ले मांगा नहीं है, ठीक है? लेकिन वो स्ट्रक्चर तो है, ऐसा है कि नहीं है? जी सर। नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2-methyl butane 2-ol। टू मिथाइल ब्यूटेन 2-ol। बेटा मेरी बात यहां तक समझ आ रही है? जी सर। बताइए रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक substitution. The name of the reaction is nucleophilic substitution. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, गौर से सुनिएगा बेटे। अब मैं करूंगा ये क्वेश्चन बिल्कुल एज ए स्टूडेंट, ठीक है?
बताइए पहले वाले रिएक्शन में क्या हुआ है, सिर्फ ये बताइए। ऑक्सीडेशन। अल्कीन बना है सर। देखें गौर से देखें, ये OH अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, इधर 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए। अबे भाई ये तो बड़ी लंबी तगड़ी ऑक्सीडेशन है। बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है? फर्स्ट डिग्री ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिफाइड KMnO4। एसिडिफाइड KMnO4। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि K2Cr2O7 डालने, ठीक है? सर K2 K2C बेटा KMnO4 भी गलत नहीं होगा, लेकिन अल्कोहल के लिए बेस्ट है एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है सर। बात समझ आ रही है? जी सर। चलो जी, अब मुझे बताओ, सजेस्ट द रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर द रिएक्शन 1। एसिडिफाइड K2Cr2O7। बताएं, नेम द रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर रिएक्शन 2। सर कंडीशन भी लिखनी है। कंडीशन भी लिखेंगे तो मैंने लिख तो दी कंडीशन, हीट अंडर रिफ्लक्स, हीट अंडर यस रिफ्लक्स, सर, हीट अंडर। हीट अंडर रिफ्लक्स। मेरे बच्चे जीते रहो, खुश रहो यार, वाह। मेरा दिल आज तुम सब ने खुश किया, यकीन मानो, दिल खुश कर दिया। सब पढ़ रहे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बताओ, नेम द रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर रिएक्शन 2। ये क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा सर। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। देखो ये डबल बॉन्ड है, कन्वर्ट हो रहा है सिंगल बॉन्ड में, तो डेफिनेटली ये एडिशन है। और कार्बोनाइल की एडिशन बेटा न्यूक्लियोफिलिक होती है। बिल्कुल सही आंसर बोला है आपने, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब नंबर 3 है, गिव द ऑब्जर्वेशन यू वुड मेक व्हेन 2,4-diNitroPhenyl hydrazine is added to P। बताइए क्या ये रिएक्ट करेगा? जी सर, कीटोन है Yes, और sir. क्या बनेगा? येलो पीपीटी। या ऑरेंज सॉलिड। येलो पीपीटी लिखा है या ऑरेंज लिखा है? एक बोलो। ऑरेंज लिखा है हमें। ऑरेंज। ऑरेंज ही लिखेंगे पे, ठीक है? ऑरेंज पीपीटी। सर पीपीटी लिखें या सॉलिड लिखें? लाइक एमएस में सॉलिड है काफी जगह। बेटा पीपीटी और सॉलिड एक ही होता है, ठीक है? ओके ओके। पीपीटी का मतलब ही सॉलिड है। क्यू डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बताएं क्यों, कहाँ है क्यू? ये रहा क्यों। कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कायरल कार्बन नहीं है सर। शाबाश शाबाश, इसमें कायरल कार्बन ही नहीं है, ठीक है? एक नंबर का क्वेश्चन है, जगह इतनी छोड़ी हुई है, तो लिखेंगे इट डज नॉट हैव, it does not have chiral carbon, it does not have chiral carbon सर मिरर because इमेजेस वाला भी होगा ना पॉइंट? मिरर एक नंबर का सवाल है, वो भी लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब कायरल ही नहीं है तो ये मिरर इमेजेस नहीं होंगे, मिरर इमेजेस नहीं होंगे, नॉट सुपर पॉसिबल। सर 4 लाइनें क्यों दी हुई हैं इसके लिए? हाँ तो मैं लिख रहा हूँ ना, मेरी बात समझ रहे हो? अगर तुम खाली लिख दोगे डज नॉट हैव कायरल कार्बन, एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा सर, सही है। बिकॉज इट हैज 2 COOH group, 2 COOH group, so mirror images mirror image does not is not, mirror image is not super possible। सुपर पॉसिबल भी लिख सकते हैं, सुपर इम्पॉसिबल भी लिख सकते हैं।
शादिर बात समझ आ रही है बेटे? जी सर। चलिए अब ये कह रहे आइडेंटिफाई द टू टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर। क्यू को हीट किया है आपने, क्यू को हीट, ये रहा बेटा क्यू। ठीक है, ये क्यू आया, इसको हीट किया है C2H5OH के साथ। सर एसिड हाइड्रोलिसिस और वो होगा कंडेंसेशन। अच्छा, एसिड हाइड्रोलिसिस के लिए नहीं, जो तुम बोले ना वो रिवर्स है। अगर अगर R से Q बनाए तो एसिड हाइड्रोलिसिस है, ठीक है, लेकिन ये तो Q से R है ना। बोलो बेटा, बात समझ आ रही है? जी सर। फिर तो एसिड हाइड्रोलिसिस तो फिर भी हो रही है ना, इससे साइनाइड। सर साइनाइड वो आपका वो हो रहा है कार्बोक्सिलिक में। यार माशाल्लाह शादिल, क्या बात है आपकी यार। ओए होए होए, आज तो बहुत लकी दिन है मेरा यार। आज आज तो तुम लोगों ने दिल जीता है मेरा। वाह 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 वाह। शादिल बिल्कुल सही कहा तुमने। साइनाइड टू COOH एसिड हाइड्रोलिसिस, क्या बात है। और अगर इससे कहा जाए, ये क्या हो रहा है बेटे? और कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन हो रही है। क्या मैं इसको एस्टरिफिकेशन भी लिख दूं ब्रैकेट में? जी। कंडेंसेशन, एस्टरिफिकेशन। चलो बेटा, अब ये एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो ये कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन डिकम्पोजेस रिलीजिंग 1.606 dm³ ऑफ O2। प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो PV इज इक्वल टू NRT लग सकता है, ठीक है। तो मोल निकालते हैं। स्टेप 1, PV is equal to nRT. So N is equal to PV over RT। बेटा प्रेशर है 1 into 10⁵ वॉल्यूम है। बताइए DM³ को CM³ बनाने के लिए क्या लगाऊं इससे? -3। वेरी गुड। अच्छा जी, बताइए R की वैल्यू क्या लेनी चाहिए? 8.31 8.31। बताइए टेम्परेचर कितना है इसका? 850 केल्विन। बेटा करना जरा, क्या आंसर आएगा? 0.0150। 0. बेटा 0.150। 0.015। अच्छा मेरा बेटा, 0.015 मोल। ये आपका पहला वाला पार्ट हो गया इसका। अब आ जाइए स्टेप 2। स्टेप 2, अब आपने निकालना है, मोल आ गया। अब आपने मोल निकालना है। ये किसके मोल निकाले आपने बेटे? मोल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन आपसे पूछ रहे हैं मास ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। बताइए कितना रेशियो है ऑक्सीजन और नाइट्रोग्लिसरीन में? 1:4। और आपके ऑक्सीजन के मोल है 0.015। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आंसर आएगा? 0.06। 0.0600 मोल ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन।
चलो आ जाएगा स्टेप 3। स्टेप 3 में आपने ग्राम निकालना है। ग्राम इज इक्वल टू मिस्टर मोल। बताइए इसका एमआर कितना है? 227. एमआर है 426। सर ओहो। 227. 227 227 मल्टीप्लाई बाय 0.0600। बोलो बेटा क्या होगा? 13.6. 13.6 ग्राम। 13.6 ग्राम। चलिए कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस रिलीज्ड बाय दिस डिकम्पोजिशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। बताइए नाइट्रोजन भी बन रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है ना? जी. पानी. बता सकते हैं टोटल मोल कितने हैं? पानी भी गैस है ना सर? पानी भी गैस है। तो हम एक सारे काम मोल करते हैं, ये पूरे प्रोडक्ट लिख लेते हैं। बताइए टोटल मोल कितने आ रहे हैं? 29. 29 12 प्लस 10 प्लस 6 प्लस प्लस 1 29। तो बेटा ग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन रेशो गैसेस, तो ये आ रहा है 1:29 का। तो 13 पॉइंट्स, नहीं नहीं नहीं, मोल्स कितने थे? मोल्स कितने थे बेटे? 0.01. अच्छा, आप नाइट्रोजन किसका पूछ रहे हैं? तो उसका 0.06. सर आपने 1 क्यों लिखा फिर? नाइट्रोजन. नाइट्रोग्लिसरीन 1 नहीं है? 4 4 है है. सर 4 है। अच्छा एक मिनट, मुझे सवाल दोबारा पढ़ने दो, ये क्या कह रहा है? कैलकुलेट टोटल गैस रेट जिसका मुझे, अच्छा ये लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? 4 का सर रेशियो वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशियो नहीं लगा सकते? यार, वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशियो भी लगा सकते हैं। 4 इज ये टू जो 29 का रेशियो। 1.06 DN6 गिवन है हमें। तुम्हें क्या वॉल्यूम गिवन है उसका? जी सर सर 1.06 गिवन है ना ये, लेकिन वो तो O2 का ऐसा ही है सही। सर तो हम O2 के साथ रेशो लगा लेते हैं. सही है, O2 के साथ रेशियो लगा लेते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, O2 के साथ रेशियो लगा लेते हैं। O2 कितना है यहाँ पे? 1 इज टू सर पे 29। 28 नहीं हो जाएगा? 26। बेटा क्या कह रहे हो, दोबारा कहना। 28 टोटल मोल्स नहीं हो जाएंगे हाँ तो अगर हम सिर्फ? टोटल मोल के साथ सर हम क्या कहते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं गैस के, उसको मल्टीप्लाई बाय 24 कर दें। नहीं नहीं बेटा, आसान है ना। इसने खाली एक नंबर का पूछा है। तो भाई ऑक्सीजन और टोटल, देखो अगर मैं ऑक्सीजन ही को निकाल दूंगा तो फिर वो टोटल वॉल्यूम कैसे रहेगा? उसने कहा है ठीक है ऑक्सीजन, सर। ऑक्सीजन का भी कहा है ना। तो ऑक्सीजन का 1.06 है एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोलो बोलो कितना आएगा? 30.7। 30.7। सही है मेरे बच्चों, ये आसान है। चलिए ये कार्बन है, ये कार्बन है। बताइए टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 5. 5 कार्बन। 5 है सर। बेटा कितने हाइड्रोजन है टोटल? 8 है सर। 8 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं? 2. 2 है। हो गया। ड्रॉ द रिपीट यूनिट ऑफ एडिशन पॉलीमर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम 4 पेंटेनोइक एसिड। तो कल ही हमने डिस्कस किया था कि यू डबल बॉन्ड बनाएंगे। सिंगल यूनिट कह रहा है, सिंगल यूनिट बिल्कुल ऐसा लिखेंगे, CH2 COOH, नीचे हाइड्रोजन,
ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, फिर ये डबल बॉन्ड मिटा देंगे। हम ये डिसाइड कर चुके हैं, जब भी सिंगल यूनिट बोले तो ये एन नहीं लिखना, ठीक है। जी एन नहीं लिखना, ठीक है। चलिए अब इसका मैकेनिज्म दिखाना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। ये इधर आएगा, ये डेल्टा निगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द रिपल्जन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। फिर ये इस पे अटैक करेगा। स्टेप 1 स्लो। अब दूसरा आएगा ये। आप कहीं पर भी कुछ भी लगा सकते हैं। इस पर ये आ जाएगा ब्रोमीन, इस पर हाइड्रोजन लगा है पहले से, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अपना दूसरा ब्रोमीन अटैक करेगा इसमें। अब क्या होगा? एच सी एच सी आर एच, इस पर एक बी आर लगा होगा। स्टेप 2 फास्ट। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? सर स्टेप जी 1 सर। स्टेप 2 लिखना जरूरी है? ना लिखे, मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आपको अभी एमसीक्यू कराऊंगा ना, तो वो एमसीक्यू में पूछता है विच स्टेप इज स्लो, विच स्टेप इज फास्ट, सही है सर। ठीक है। इसलिए मैं, मेरी आदत मैंने बना ली है अपनी। अच्छा जी, सिस ट्रांस आइसोमर है, ड्रॉ अदर आइसोमर ऑफ टी एंड एक्सप्लेन व्हाई द मॉलिक्यूल्स विद दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म। चलिए देखिए बेटा, ये आपको ये EZ आइसोमर है, ठीक है। बताइए, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं बेटे। बताइए, नीचे वाला पाई होता है, ऊपर वाला पाई होता है? बोले बेटा, नीचे वाला सिग्मा होता है, नहीं। ऊपर वाला, ऊपर वाला होता है। ऊपर वाला होता है। तो इसको आप ऐसे दिखा दें, ठीक है। ऊपर लगेगा C6H13, नीचे लगेगा Br, ऊपर लगेगा COOH। अब आप क्या काम करें, पहले वाले को वैसे ही रखें, और नीचे वालों को बदल दें, Br ऊपर, C6H13 नीचे। सर आपने क्या कहा कि पाए ऊपर होता है, मुझे समझ नहीं आई। देखिए मैंने कहा था कि सिग्मा बॉन्ड ऊपर होता है, नीचे होता है पाई। तो आपने कहा सिग्मा नीचे होता है, तो मैंने नीचे सिग्मा बनाया, ऊपर पाई बना दिया। डबल बॉन्ड मैंने ऊपर दिखाया, नीचे देखें सिंगल बॉन्ड है। अच्छा सर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। सर तो बस हम पेपर में ऐसे ही बनाया ना, ऊपर ऊपर बनाने की कोशिश। आप गौर से देख रही, मैंने ऊपर वाले को छोड़ा, पाई बॉन्ड है। ऊपर पाई बॉन्ड है, नीचे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, आपसे पूछ रहा है कि सिस है ट्रांस है, ठीक है। तो हाँ बोले बेटा। आम था, लेकिन इसके न्यूक्लिक एसिड को भी तो हम पोजीशन चेंज कर सकते थे। आप उसको भी चेंज कर सकते थे, ठीक है सर। बिल्कुल आप उसको भी चेंज कर सकते थे। तो अब ये इसका दूसरा आइसोमर बन गया। तो अब आप बताएं कि आइसोमर क्यों है, सिस ट्रांस आइसोमर क्यों है? टू कि सर डिफरेंट ग्रुप्स, दो डिफरेंट ग्रुप लगे ना, टू डिफरेंट ग्रुप्स,
on each carbon of डबल बॉन्ड। इसका मतलब क्या होता है? स्टीरियो सेंटर है ये। सर अगर हम ऐसे लिखते हैं 2 different pair of substituents on each stereo center double bond। बस वो तो अपनी वर्डिंग पे है। बस ये ठीक है। बोलना होना चाहिए डबल बॉन्ड के जो कार्बन है उस पे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। 3 नंबर का सवाल है, एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक ये जुमला लिख दिया। अब बताइए क्या इसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी कि नहीं होगी? होगी। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो restricted rotation about carbon double bond। चलिए अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिएजेंट used to convert T to U। डबल बॉन्ड खत्म हो गया, बताइए कौन सा रिएजेंट होगा? हाइड्रोजन। Liquid। हाइड्रोजन निकेल। रिएजेंट पूछा है, मैंने कैटलिस्ट भी लिख दिया। चलिए ये IR का क्वेश्चन है, CBr बॉन्ड हैज एन एब्जॉर्प्शन, ये इसकी पीक दे दी इन्होंने। In respect of both you have absorption peak 28729,850, this carbon is CH bond, ये CH bond है, ठीक है। Two other absorption that would be seen in the infrared spectra of both T and U, one other absorption that would only be seen in infrared spectra of T। आपको T और U का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, क्या है? ये आ गया T and U। बताइए T में आपको क्या नजर आ रहा है, कौन सी पीक नजर आएगी? बताए दोनों स्पेक्ट, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है दोनों में? ये तो कार्बोनाइल की दोनों जी में सर। आएगी और कार्बोनाइल की पीक, आप मुझे बताएं कार्बोनाइल की पीक कितने पे आती है? सर 1670 से 1740। अच्छा अभी आप मुझे बता रही हैं नए नई डेटा बुकलेट से ना? जी सर आपने जी जो दी थी हमें। हाँ, मुझे दोबारा बोलिएगा कितने पे? 1670 से 1740। 1740 cm क्यूब, cm इनवर्स, राइट। सो क्यों, किसकी वजह से आ रही है? ये कार्बोनाइल की वजह से है। जी सर। बेटा आपने मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड की पीक बताई है ना? जी सर कार्बोनाइल की बताइए। तो आपको मुझे कार्बोक्सिलिक, कितने मार्क्स का सवाल है? 3 मार्क्स का सवाल है ना? तो कार्बोनाइल की भी बता दें, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की भी बता दें। सर OH की और भी शो होगी ना दोनों में? क्या कह रहे हो? नहीं, इसकी OH की होगी या नहीं होगी? अच्छा देखो, ये कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन 1 प्रेजेंट इन बोथ स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन 2 प्रेजेंट इन बोथ स्पेक्ट्रा। तो आपने 2 पीक तो बतानी है ना। एक तो ये बतानी है कार्बोनाइल की पीक आएगी, ठीक है, और एक OH की पीक आएगी कार्बोक्सिलिक एसिड की, 3000 पे आएगी सर वो। ठीक है। OH पीक इन COOH, ऊपर वाली होगी COO पीक। तो COO पीक कितने पे आएगी? सर 1670 से 1740 तक। अराउंड 1670 to 1740 cm इनवर्स। सर इनके आंसर्स ऐसे ही लिखते हैं बस। बस ऐसे ही लिखते हैं, एब्जॉर्प्शन पीक।
OH peak in, ये तो डेटा बुक से देख के लिखना है। OH peak in COOH अराउंड, बेटा कितने पे आ गई अराउंड? 2500 से 3000। 2000 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, इसके अलावा दोनों में कार्बन ऑक्सीजन की भी पीक आ सकती है ना, तो कार्बन ऑक्सीजन पीक कितनी आएगी बेटा? 1040 से 1040 to 1300 1300 cm इनवर्स। चलिए, वो कौन सी पीक है जो टी में होगी? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जबरदस्त। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पीक, एब्जॉर्प्शन पीक, राइट, अराउंड कहाँ तक होगी? 1500 से लेके 1680 तक। 1500 to 1680 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। चलिए, और कुछ है इसमें? नहीं है। सर अब्जॉर्प्शन 2 में मेरे ख्याल में आपने 3000 के बजाय 300 लिख दिया गलती से। 3000 लिख लेंगे भाई। आज तुम लोग तो छा गए हो, मेरी गलतियां निकाल रहे हो। माशाल्लाह 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 भाई। बेटा समझ आ गया पूरा पेपर? सर वो आप जी सर। क्वेश्चन देख लें, वो शायद आपने मोल्स गलत लिए थे ऑक्सीजन। क्या दोबारा बोलना, क्या गलत लिख दिया मैंने? सर आपने मोल वो जो वॉल्यूम कैलकुलेट करना था ना, उसके अंदर मोल्स आपने ऑक्सीजन के नहीं लिए थे, वो दूसरे सब्सटेंस के लिए थे। देखा कहाँ है मैंने? बोलना बेटा। सर ये 0.015 आ रहे हैं ना मोल्स, आपने लिए हैं 1.06। नहीं, वो तो सवाल में गिवन है ना, ये लिखा है देखो 1.06 डीएम क्यूब। और वॉल्यूम लिया, मोल नहीं लिए। वो अच्छा सर, वॉल्यूम है, सही है। सही है, और ये भी डीएम क्यूब पूछा था ना। ठीक क्या है आप सर। इसकी पीडीएफ जरूर शेयर कर देना। मैं शेयर करता हूँ। मैंने देखो 2021 का भी शेयर किया हुआ है ना। जी सर तो वो इंशाल्लाह जिसमें आपने पुराने पेपर डाले थे ना, उसकी ड्राइव से लिंक भी भेज देंगे आपसे। मैं लिंक भी भेज दूंगा। मैंने तो सारे पेपर ग्रुप में डाल दिए। मैं ड्राइव वो का लिंक भी नहीं, भेजता ये हूँ जो मैं। पुराने वाले, हाँ 2000 वाले जो आपने करवाए थे। अच्छा, मैं आज भेजता हूँ, ठीक है? जी जी सर, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटा, चलो बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज बेटा, जीते रहो।